So, hello, people watching out there. This is CMA Dipen Goswami, and today we have with us a special guest of our batch, CMA Saurav Kumar, who secured All India Rank 6. And आज हम लोग particularly रिजल्ट ओरिएंटेड बात करेंगे। जो लोग भी पास हो पाए हैं उन सब के लिए लाइक वी आर सो मच हैप्पी एंड हम सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द रेस्ट हु कुड नॉट क्लियर फॉर एनी ऑफ द रीजन, मे बी व्हाटसोएवर इट मे बी। तो आज का वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों को ही कैटर कर रहा है जो कि सीएमए एग्जाम्स मे बी एट एनी लेवल वो क्लियर नहीं कर पाए। एंड द ओनली रीजन टू बी वेरी लाइक पिन पॉइंटिंग कि वो सिर्फ और सिर्फ राइट अप्रोच नहीं होने की वजह से, या बोलते हैं कि टाइमली हम प्रिपेयर नहीं कर पाए, टाइमली हम ये सिलेबस कवर नहीं कर पाए, रिवाइज नहीं कर पाए, व्हाट सो एवर। सो मेनली द थिंग इज अप्रोच, कि किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए एग्जाम को टू क्लियर। एंड सीएमए सौरभ कुमार इज द वन हु कैन लाइक give insights, because he from all the levels of CMS he has been like very means strategically focused towards the exam, and that is why he could get AIR 6 in final. So hi Saurav, we welcome you to our channel. अब हम आपके आपसे सुनना चाहेंगे कि like for those students like who could not clear the exam, what is your message and how you would like to guide them in a way that they can clear the exam in the upcoming June 2026 term. So good evening, everyone. First of all, thank you to Dipen for such a great introduction about me. So yes, I'm Saurabh, precisely CMA Saurabh Kumar. ओके सो जैसे इस बार हमने देखा कि हमारा इंस्टीट्यूट ने 11 फेब को रिजल्ट निकाला। उसमें कई बच्चे हैं जो पास किए, वेदर इट इज इंटर और फाइनल, बहुत लोगों ने पास किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड ऑल्सो टू देम। बट वहां पे कितने बच्चे थे जो पास नहीं कर पाए, जैसे हमने देखा। उसके रीजन हो सकते, जैसे हमारे दीपेन ने कहा कि उनका स्ट्रेटजी अच्छा नहीं था या उनका अप्रोच अच्छा नहीं था। तो अब वो क्या करे? हमारा तो सबसे पहला क्वेश्चन वही आएगा कि अब वो क्या कर सकते हैं। तो यार, अब डिमोटिवेट मत हो। आप देखोगे तो कई बच्चे हैं, नॉट ओनली दिस टर्म बट प्रीवियस टर्म में भी कितने बच्चे हैं जो नहीं निकल पाए, बट बिल्कुल। उन्होंने इवेंचुअली अपने आप को मोटिवेट रखा और पास किए। तो बस मेरा तो ये है, पहले तो आप खुद को मोटिवेट करो, और ये कोई अलग पर्सन नहीं कर पाएगा, खुद ही आपको करना होगा। फैमिली इज ऑलवेज विथ अस, वी ऑल नो, बट हमें खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। उसके बाद ही हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। हाँ, तकलीफ होती है कि लाइक सेम चीज जो हमने पढ़ा पूरे 6 महीने 4 महीने जो भी पढ़ा हमने, फिर से रिपीट करना है, बट या करना तो है। इट्स अ ट्रूथ। सो अनटिल इट यस, इज डन, मतलब हमें उसके पीछे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर हमने इस फील्ड को चूज किया है तो इसका यही रिजल्ट है कि हमें सब चीज सेक्रीफाइस करके अनटिल वी गेट द रिजल्ट, तब तक हमें जी जान लगा देना है। दैट इज द ओनली लाइक थिंग विच कैन गेट आउट फ्रॉम मीन्स दिस सीएम एग्जाम। बिल्कुल। जैसे अभी भी कोई एक डेटा रिलीज हुआ था जहाँ पे हमने देखा कि सीएमए इज द 7th टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड, यस। हमने देखा। तो अब अगर हमें इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिलना है तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आप क्या करो, रिजल्ट आया है, ठीक है, तो आप थोड़ा रेस्ट लो, 1-2 दिन खुद को टाइम दो, चलेगा। उसके बाद जैसे आज 15th हो गया, अब आप क्या कर सकते हो, न्यू स्टार्ट करो 16th से, ठीक है। बट आपको स्टार्ट करने से पहले ये देखना होगा कि लाइक आपको कैसे करना है स्टार्ट, आपका कौन सा पेपर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, आपको वो कैच करना पड़ेगा। कुछ बच्चे होंगे जो एग्रीगेट में नहीं पास कर पाए होंगे, कुछ बच्चे का फेल हुआ होगा 1-2 पेपर में ही। तो आप पहले जो पेपर वीक है उस पर ज्यादा फोकस करो, लेकिन ऐसा भी ना करना कि उस पर फोकस करते करते आपने जो आपका स्ट्रांग बाकी पेपर सारे था पेपर्स। आप उसको भूल जाओ। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो जैसे मैं अगर रहता आपके जगह पे तो मैं ये करता कि जो मेरा वीक है, लेट्स से डीटी एंड आईडीटी जो हमारे इंटर में है, ग्रुप 1 में, मैंने उस पर बात किया, उसको पहले रखा। एक तो उसको मैंने पढ़ा, फिर जो मेरा स्ट्रॉन्ग पेपर था एक उसमें से मैंने वो उठा के रिवाइज करना स्टार्ट किया, और पार्ट बाय पार्ट। लाइक अभी मैंने 10 डेज उसको पढ़ लिया, 10 या 12 डेज। देन उसके बाद जो 2 पेपर और बचते हैं, लाइक अकाउंट्स एंड कॉस्ट, मैंने उन दोनों को स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, फॉर्मली वे में हमने सब कुछ को कैरी किया, सब कुछ को पढ़ाई कर लिया। ठीक है, तो ग्रुप 1 वाले के सौरभ, लिए है।
हम लोग मतलब बिगिन करने से पहले मैं ऐसा सोचा था कि पहले फाउंडेशन वालों के लिए डिस्कस कर लेते, क्योंकि उनका 4 ही पेपर रहता है, एमसीक्यू बेस्ड रहता है। और बहुत लोग ट्वेल्थ के बाद किए हैं, क्योंकि फाउंडेशन में मोस्टली जो है ट्वेल्थ के बाद ही करते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग तो डायरेक्टली इंटर से होता है। तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए अगर थोड़ा सा गाइडेंस अगर हम दे पाए कि उन्हें किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू अप्रोच रहता है एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर, तो उनका क्या राइट अप्रोच होना चाहिए कि किस वजह से वो क्लियर नहीं कर पाए, एंड व्हाट दे कैन इम्प्रूव इन देयर स्टडीज ताकि वो क्लियर कर पाए। अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो हमारे पास 4 पेपर वहाँ भी होते हैं सेम जैसे यहाँ होते हैं। बट उसमें मेन हमारे हमें ये देखना होता है कि हमारा एग्जाम डिस्क्रिप्टिव ना होके एमसीक्यू बेस होता है। एग्जैक्टली। तो जब हम लोग क्लासेस भी लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो वहाँ पे हमें पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है, बिल्कुल। हम बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए रेडी होते हैं वहाँ पर। बट जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उस बड़े क्वेश्चन का ही कुछ पार्ट आ रहा है एमसीक्यू में, जो हमें अब सॉल्व करना है इन लेस टाइम, जो कि दिया जाएगा डिस्क्रिप्टिव में। तो वहां हम कैसे करें? आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ो, पढ़ाई में कोई चीज नहीं करना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे और हमें ग्रिप लाना है। लेकिन हमें एमसीक्यू पे जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप पढ़ो, जितना पढ़ोगे। और ऐसा होगा ना, लाइक उसमें जो अकाउंट्स है, कॉस्ट अकाउंट्स एंड मैथ, चलो वो तो हम मानते हैं प्रैक्टिकल है, तो सॉल्व करके ही, प्रैक्टिस करके ही आएगा। जैसे लॉ हो गए, बट लॉ एंड इकोनॉमिक्स बिजनेस एंड मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स। हाँ। या वहां पे हम देखते हो थ्योरी है। तो वहां पे अब यहाँ पे हमारी एक इजी होती है कि हमें मगअप नहीं करना है कोई चीज। ऐसा ना कि हमें मगअप करते रहना है, पढ़ते रहना है, बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ो, फोकस करके पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू पे आप जाओ, हर बार जाओ। जिससे आप देखोगे कि कोई ऐसा पॉइंट होगा ना, आप एमसीक्यू पढ़ रहे हो, आपको क्लिक कर जाएगा वो। हमारे हम्म। पास माइंड होती है, कॉन्शियस माइंड होती है, जो याद सब कुछ रखती है, तो हम उस पर देखेंगे। तो मेन है प्रैक्टिस। आप सेट्स दो, एमसीक्यू सेट्स पेपर दो, हमारे इंस्टीट्यूट भी रिलीज करती है, तो आप उसको भी दो। तो ये करना ज्यादा बेटर होगा। तो मेन है लाइक प्रैक्टिस एक आपके एक लिए भी फिलहाल टॉपिक तो। के बाद उनको जाना चाहिए, लाइक एमसीक्यू जो है रिलेटेड टू दैट टॉपिक। एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसका एमसीक्यू खत्म कर लिया, देन उसी वे में फुल सब्जेक्ट का मतलब हाफ पोर्शन खत्म हो गया तो फिर उसका एंटायर एक बार रिवाइज कर लिए। उस अप्रोच से उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि लोग पहले कंप्लीट करते हैं पूरा एंड देन सोचते हैं कि हम सिलेबस, सॉरी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक साथ मत नहीं कर सकते हो, आपको पहले से खुद के दिमाग को आदत लगाना पड़ेगा कि आप एमसीक्यू कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो आप चैप्टर किए, उसके बाद एमसीक्यू कर लो, जो भी अवेलेबल है आपके पास सोर्सेस, फिर किए, फिर कर लो। वैसे क्या होगा, आप एक एमसीक्यू के लिए ढल जाओगे, अपने हम्म। माइंड को उसकी तरह प्रिपेयर कर पाओगे। उसके बाद आप जैसे कर लो, उसका तो एक बार फुल सिलेबस हो गया, फिर पूरा एमसीक्यू का बुकलेट लिया, फिर किया। और जो पॉइंट पे हमें लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे लिए नहीं हो पा रहा है, उसे आपने मार्क करके रखा पहले तो, कि एग्जाम के एक दिन पहले मैंने क्या किया, उसी टॉपिक को पढ़ा, उसी टॉपिक पे पूरा थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया। हम्म। तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। बेसिकली इतना करने से क्लियर आराम से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इजीली हो जाएगा। नाउ लाइक टॉकिंग अबाउट इंटर स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ एक ग्रुप दिए थे, उनके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? जो बच्चे ग्रुप दिए थे, चाहे वो ग्रुप 1 हो या 2 हो, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ लिया पेपर, सारा सिलेबस पढ़ के ही आप एग्जाम देने गए होंगे, एक बार या 2 बार। तो आपको अब ये पता है कि सिलेबस क्या है, क्या हमारा वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है। तो उस हिसाब से सबसे पहले आपको एक बनाना होगा स्ट्रेटजी कि कैसे पढ़ना है अब नेक्स्ट 3 मंथ में। 3 मंथ है आपके पास, 90 डेज। वो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो यार आप देखो कितना दिन बचे हुए हैं आपके पास। चलो एग्जैक्टली। मैं, टू बी मोर प्रिसाइज, मैंने ले लिया 90 दिन बचे हैं मेरे पास। अब 90 डेज को मेरे को देखना है, मैंने कैसे कितना रिवीजन मैं कर पाऊँ तो उस 90 डेज में। जैसे मैं अगर आपके जगह पर रहता, मैंने 4 करते, मैं इस 90 डेज में 4 रिवीजन ओके। करता हूँ, और उसको मैं डे बाय डे पार्ट में बांटता। कि लाइक फर्स्ट रिवीजन को मैं देता लेट से 30 डेज, दूसरे को मैं देता 25 डेज, फिर भी हमारे पास 35 डेज बचते हैं। थर्ड को मैं 20 देता हूँ, फोर्थ को 15 डेज देता हूँ। अब मैंने क्यों किया, डेज कम क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑब्वियसली हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे हमारे लिए थोड़ा नया हो सकता है, क्योंकि गैप आया है। बट उसके बाद तो वो हमारे दिमाग में रहेगा ना, टाइम कम कंज्यूम होगा, तो हम पढ़ पाएंगे अच्छे से। अब उसके बाद हम क्या करें? हमने चलो बांटा कि डेज बांट लिए हमने, 30 डेज फर्स्ट रिवीजन के लिए। उसमें भी हमने डिसाइड करना पड़ेगा कि एक दिन में हम कितना सब्जेक्ट को पढ़े। एग्जैक्टली। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए कि 4 का 4 सब्जेक्ट हम लेके एक साथ चल रहे हैं। उसमें क्या होता है कि देखो, आप पढ़ने जाते हो तो पहले तो उस सब्जेक्ट का ग्रिप आने में टाइम लगता है, 1 घंटा कम से कम।
फिर आपने एक दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं, आपने 2.5 घंटे उसको पढ़ने देने हैं, तो 1.5 आवर फिर आप अच्छे से पढ़ पाओगे? वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल 2 पेपर मैक्स 3 अगर आपको मन है तो, अदरवाइज 2 पेपर उठाओ, 2 सब्जेक्ट, उसी को आप एक दिन में पढ़ो। अगर आप 10 घंटे ही पढ़ पा रहे हो ना, तो आपने 6 5 6 4 5 5 घंटे दे पाओगे दोनों को। तो अगर 1 आवर इनफेक्टिव जा भी रहा है पढ़ने में, तो 4 आवर तो आप इफेक्टिव आप निकाल पाओगे उसको पढ़ने के लिए। और ये रेगुलर करो। लाइक मैंने फर्स्ट 15 डेज मैंने इन दोनों की पढ़ा, फिर नेक्स्ट 15 डेज जो 2 बचते हैं उसको पढ़ लिया। जैसे कि मैं बात करूँ ग्रुप 1 का, तो आपने क्या किया, पहले अपने अकाउंट्स एंड कॉस्ट को उठा लिया, या आपको मन है लॉ उठाने का तो लॉ उठा सकते हो, पूरा एक थ्योरी पूरा प्रैक्टिकल। उसके बाद आपने क्या किया, कॉस्ट और डीटी को उठा लिया, क्योंकि कॉस्ट पूरा प्रैक्टिकल हो जाता है लगभग 90%। एंड डीटी हमें पता है कि बोलने का क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं, बट हमें लॉ पढ़ना होता है उसमें भी। तो आप ये कर एग्जैक्टली। सकते हो। जैसे कि हमें पढ़ना तो ऑब्वियसली सारा चीज है, भले हमें पसंद हो ना हो, कोई हो सकता है थ्योरी में बेटर हो, कोई हो सकता है प्रैक्टिकल में बेटर हो। तो उनको अल्टरनेटिवली सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए कि एक दिन में मैं एक अपना जो मुझे पसंद है वो सब्जेक्ट को चूज करूं, एंड एक सब्जेक्ट ऐसा चूज करूं जो कि थोड़ा टफ है या फिर मैं उसमें बेटर नहीं हूं। तो क्या उस तरह से सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, या जो पहले आपको अच्छा लगता है पहले वो सब्जेक्ट्स आप लेकर के खत्म कर दो एंड देन जो बच गया वो करो? नहीं नहीं, पहले तो आपको ऑब्वियसली बात है, सिंस आपके अटेम्प्ट लगे हैं, तो कोई एक या दो सब्जेक्ट होंगे उनके कारण आपको लगे हैं, तो आप एग्जैक्टली। वो जो वीक पेपर था पहले उसको स्टार्ट करो। उसके साथ एक पेपर ऐसा रखो जो आपका अच्छा था या मॉडरेट हम्म। अच्छा था आपके हिसाब से। और थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों को साथ में लेके चलो, कि एक दिन में मैंने एक पेपर लिया थ्योरी, एक पेपर लिया प्रैक्टिकल। ठीक है, मैंने सुबह, हमें पता है थ्योरी थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, तो हमने सुबह उसको रख लिया कि सुबह फ्रेश माइंड के साथ मैं सो के उठा, कर लिया उसको। फिर हम्म। रात में मैंने प्रैक्टिकल का क्वेश्चन सॉल्विंग एंड कॉन्सेप्ट जो भी है मैंने रात में रखा, वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे कर सकते हो। लाइक करेक्ट। फर्स्ट 15 डेज आपने इसको दिया, नेक्स्ट 15 डेज 2 पेपर और जो बचता है उसको दे दिया। उसको दे ये दिया। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए सेम ही चलता है। अब डन। ये तो फिर बात हुआ जो एक ग्रुप की है। हाँ एग्जैक्टली, वो बोथ ग्रुप वालों के लिए मतलब क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? तो आप बोथ में क्या कर सकते हो, देखो, सबसे पहले तो बोथ आपने दिया, तो अगर मान लिया आपका एक निकल गया, एक नहीं निकला, तब तो आप सेम यूज कर सकते हो। लाइक 2 पेपर पढ़ना है, दो नहीं पढ़ना है अभी, या 2 बाद में पढ़ना है, ऐसे करके आप कर सकते हो। बट व्हाट इफ कि आपने बोथ दिया, बोथ में नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, लगभग आपके पास सेम ही चीज करना है। नेक्स्ट 3 मंथ बचते हैं आपके पास, प्रॉपर डेज को डिवाइड किया मैंने कि कितना रिवीजन करना है। सिंस आप बोथ दे रहे हो, तो 90 डेज में मैक्स टू मैक्स आप 3 रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। कि लाइक फर्स्ट रिवीजन आपने 40 डेज टाइम दिया, सेकेंड को मैंने 30 डेज दिया, और थर्ड को मैंने 20 डेज दिया। सिग्निफिकेंट उनका पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि सिर्फ देने की वजह से वो लोग अटेम्प्ट किए हों अभी इस बार भी, एंड देन अगेन उस ट्रैप में फंस करके अगेन बोथ ग्रुप दे। तो पहली बात तो उनको माइंडफुली अपने आप को एसेस करना पड़ेगा कि मैंने सिलेबस सिग्निफिकेंटली कवर किया था कि नहीं, सो दैट इस 90 डेज में वो जो बचा हुआ सिलेबस वो कंप्लीट होता है कि नहीं, देन वो रिवीजन वर्कआउट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है ना कुछ पेपर का आपके कुछ चैप्टर्स के क्लास का बाकी रह गए हो, या कुछ चीज आपने बिल्कुल। पढ़ना बाकी रह गया हो। आपके फेब का टाइम बचता है, हाँ। 14 डेज। उस फेब में आप जितना क्लास बाकी आप कर लो। मार्च, मेरा जो भी टाइम 90 डेज, आप मार्च से स्टार्ट करो। देखो आप मार्च के बाद आपका 90 डेज आराम से बचता है, कंसिडरिंग कि मैं एक दो दिन वेस्ट होंगे, कुछ भी हो सकता है, हम्म। लेकिन वो 90 डेज इनफ है आपके लिए। अब देखो उसमें क्या करना है। बट हाँ, सिलेबस कंप्लीट करो पहले। तो एग्जाम देने का पहला रूल यही है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि एग्जैक्टली। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है और एग्जाम जाके दे रहे हो। कम से कम क्लास करोगे तो कुछ तो आप वहां पे लिख पाओगे, इफ क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। जैसे हमने भी एग्जाम दिया है, तो हमारा पहला एम वही होता था कि सिलेबस खत्म करना। हमारे टीचर्स थे, उनका भी ये कहना था कि भाई पहले सिलेबस खत्म कर तुम लोग, अगर वही हम्म। नहीं करेगा तो एग्जाम में क्या लिखेगा। रिवाइज तो हम उसको करेंगे ना जो हमने पढ़ा है। पढ़ा है, सही उसके बात बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया, लेट्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया, रिवाइज करना स्टार्ट किया। अब बोथ में चैलेंजेस चैलेंजेस बहुत आते हैं। हमें इस टाइप से प्रिपेयर होना पड़ता है मेंटली एंड फिजिकली, कि हमें लगातार पहले तो 8 दिन एग्जाम देना है। हम हमारे पास है। बिल्कुल भी गैप नहीं है। सिंस आप लोग दे के आए हो तो आपको पता होगा, तो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग तो हो जाती है बॉडी के लिए चीजें। बट फिर भी हमने डिसाइड किया, हमें तो करना तो है, तभी तो हम सी अग्रीड। में बनेंगे। यस। या
जैसे आपने दीपेन आपने दिया हुआ एग्जाम, तो आपको पता है कितना टफ होता है ये हमारे लिए। बिल्कुल। बोथ ग्रुप मतलब इटसेल्फ मतलब ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग का फर्स्ट 2 दिन पता नहीं चलता है, चला गया, लेकिन उसके बाद जो एग्जॉस्टिंग लेवल वो मेंटली लगता है कि जो चीज मन में है बस वही आएगा। मतलब जो हमने पढ़ा है बस वही हमें एग्जाम में याद आएगा, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या पता हम वहां पे रिकॉल कर पाएंगे कि नहीं। बट जब क्वेश्चन देखते हैं अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तभी वो अपने आप याद आने लगता है, क्योंकि रिवीजन भी हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है रिवाइज करने के लिए डे बिफोर एग्जाम। ऑलमोस्ट 4 to 6 आवर्स अगर हम मान ले, अगर ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं है तो 6 hours to 8 hours ऐसे, बट बहुत कम टाइम मिलता है और उसमें पूरा सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, देन देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उस 8 आवर के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है कि उस 8 आवर में कैसे करूंगा मैं। तो एग्जैक्टली। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम 8 आवर में कुछ नहीं रिवाइज कर पाते, हम बस देख पाते हैं आंखों से। एग्जैक्टली। तो उसके पहले हम कैसे करें। हमारा है कि अब हमारे पास 90 डेज है, 3 रिवीजन में बांटिए आप चलो तो चीज़ों को। 3 रिवीजन, 40 डेज, 30 डेज, 20 डेज। अब इस 40 डेज में हमारे पास 8 पेपर करना है पूरे। तो हमें ग्रुप वाइज बांटना पड़ेगा। मैंने क्या किया, 10 10 10 10 करके 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। ठीक है। आपने फिर 10 डेज में अपने 2 पेपर पेयर चूज किए, एक थ्योरी जो ज़्यादा हो, एक में प्रैक्टिकल ज़्यादा हो। आपने ऐसे चूज करना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपने चूज किया अकाउंट और लॉ सेम पहले 10 दिन के लिए। फिर कॉस्ट और डीटी ले लिया। फिर आपने एफ एम एंड कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट ले लिया। फिर आपने ओ एम एस एम एंड आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले लिया। क्योंकि आप देखोगे तो ओ एम एस एम एक थ्योरी पार्ट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुल प्रैक्टिकल है, इफ आप देखोगे तो आपने ऐसे करके रिवाइज करना स्टार्ट किया। और पहला रिवीजन में आपको देखना है कि आपका जो है प्रॉपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप बस पढ़ रहे हो नहीं, इवन आपको हम्म। थ्योरी पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस लिख के देखने हैं कि आप लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो उस पैटर्न में जिसमें क्वेश्चंस का आंसर मांगता है हमारा इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमारा तो वही है भगवान जो है। और जो बिल्कुल भी मतलब सबसे बड़ा बात यह है कि रिवीजन का मतलब ही यही होता है कि आप लिख के जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपके माइंड में जाएगा नहीं। आप कितना भी पढ़ लो, आप एक चीज को 10 बार पढ़ोगे, जब पढ़ रहे हो तो आपको याद रहेगा, बट एग्जाम में वो रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो उसको लिख के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकल को आप शॉर्टली सॉल्व कर लो टू चेक द आंसर। बट जहां तक थियोरेटिकल का उसमें भी की पॉइंट्स को आप लिखो, सो दैट आपको ये पता रहे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या आंसर प्रोवाइड करना है टू गेट द मार्क। तो वो रिवीजन का अप्रोच बहुत मैटर करता है। तो अगर आप सौरभ बता पाएंगे लाइक किस तरह से रिवीजन भी करने का एक तरीका होता है। रिवीजन बहुत लोग बोलते हैं कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बट दे आर नॉट रिवाइजिंग, दे आर रीडिंग इट आउट, या होता है पुराना पहले सॉल्व किया हुआ मतलब क्लास वर्क में जो किया होगा वो चीज रिकॉल करना या सिर्फ गो थ्रू कर लेना, उसको वो लोग कंसिडर करते हैं कि मैंने रिवाइज किया है। तो व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू रिवाइज? बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी का। तो देखो, सबसे पहला, आपने अगर फर्स्ट टाइम रिविजन आप रिविजन कर रहे हो, कुछ नहीं है, थ्योरी को आप पूरा का पूरा सेक्शन को एक बार पूरा गो थ्रू करो। तो देखिए, आप कैसे रिवाइज करोगे। आप क्या कर सकते हो ना, देखो आप लॉ कर रहे हो, ठीक है, रिवाइज। तो उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि लॉ बना है, ठीक है, क्या है पता है हमें, क्यों है वो। जैसे हमें पता है डायरेक्टर में एक सेक्शन है हमारा, सेक्शन नंबर 164, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अब उसमें ऐसे डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ, या फिर उसने कोई उस पर केस लग गया है, उसको जेल हो गया है 6 मंथ से ज़्यादा का, या कोई भी प्रोविजन का, लॉ का उसने उल्लंघन किया, लाइक रिलेटेड पार्टी का, सेक्शन नंबर 188 का, हमें पता है ये सब। हम्म। तो अब हम देखो यार, ये क्यों क्या डिस्क्वालीफाई ये सब काम करने पर। वो साफ समझो, डायरेक्टर क्या होता है, ऐसी कैसा पर्सनालिटी होता है जो पूरे कंपनी को रन करती है। वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एचआर के हो, या कुछ भी हो। अब अगर इसी पर्सनालिटी ने कुछ ऐसा किया है, यही अगर खुद में अगर खुद को ये डुबा पा रही है, तो कंपनी को डुबा ही देगी। इसलिए इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वैसे ही सेक्शन नंबर 166 है हमारा वैकेंसी, कि डायरेक्टर को कब अपना चेयर छोड़ना पड़ेगा। वो डिस्क्वालीफाई हो गया, छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अगर उसने ये सब जेल उसको हो गया, डायरेक्टर बनने के बाद ये सब हुआ, तो भी छोड़ना पड़ेगा उसे ये सब चीज़। तो हम अगर लॉजिकली सोचे तो ये करना ही पड़ेगा, क्यों छोड़ नहीं छोड़ेगा। या फिर अगर उसने पिछले 1 साल में जितना बोर्ड मीटिंग हुआ है उससे अगर वो गायब है तो छोड़ना पड़ेगा। तो लॉजिकली बोले तो आप भी बोलोगे ना, हाँ छोड़ो यार, तुम क्यों हो डायरेक्टर जब तुम आ ही नहीं रहे हो। तो लॉ को याद करने का पहला है कि लॉजिकल सोचो कि वो क्यों हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर बोला कि एक्सेप्टेंस होना इंपॉर्टेंट है, ऑफर होना इंपॉर्टेंट है, इतने सारे 6 चीजें हैं हमारे, कैपेसिटी वगैरह होना चाहिए, माइनर नहीं आ सकता।
हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्यों, तो हमें पता होना चाहिए। तो लॉजिकल थोड़ा सोच सकते हैं हम लोग लॉ को याद करने के लिए, पहले पढ़ेंगे, लॉजिकली सोचेंगे क्यों हुआ, तो हम देखेंगे कि यार हमारा दिमाग उस चीज को ग्रैब इजीली कर पाएगा। अब सोचना अलग बात है, अब बात आता है लिखने पर। अब यस। लिखेंगे कैसे हम? आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर, आप खुद में लिखने का ट्राई करो। आपने फर्स्ट टाइम रिवाइज किया, सेकंड टाइम जब आप उसको उस चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बुक क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है कुछ मत देखो, अपन खुद शांति से बैठो और दिमाग को बोलो कि अच्छा उसमें क्या क्या था। अच्छा डायरेक्टर था, ओके ओके, सेक्शन नंबर 149 से स्टार्ट होता है, ओके डायरेक्ट उसमें पहले बताता है कि ये कंपनी में डायरेक्टर कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोविजंस क्या है 149, आप सेक्शन वाइज जाओ ना, 150 में क्या था, 151 में क्या था, 152 में क्या था, कहाँ हमें बोलता है कि रोटेशन होगा। ऐसे खुद को रिकॉल करने का ट्राई करो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं यार मैं याद कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर कुछ चीज़ आप याद नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली आपको रिवाइज करना है। अब तो रिवाइज करोगे, फिर थर्ड में जाओगे तो आपको उससे ज़्यादा चीज़ रिकॉल कर पाओगे, याद कर पाओगे। तो रिकॉलिंग, जो रिकॉलिंग टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल रोल प्ले करती है हमारे रिवीजन में। आप रिकॉल करो, इससे हमारा दिमाग का प्रैक्टिस होता है कि याद करना है, उससे उससे हमने प्रेशराइज किया, हमारा दिमाग ऐसा बना है कि हम तो इजी चीज चाहते ही हैं कि जितना इजी हो उतना अच्छा सामने दिख जाए। बट हमें उसी पावर को यूज करना है कि नहीं, हम तुम्हें प्रेशराइज करेंगे माइंड, हम कंट्रोल हम तुम्हें कर रहे हैं, तुम हमेशा नहीं कर रहे हो, सिंपल। ऐसे याद करो। ये तो बात थ्योरी का, थ्योरी हम ये ऐसे याद कर सकते हैं। अब बहुत कुछ बट थ्योरी में ऐसे होता है ना, like बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं। आई थिंक मतलब एक चीज हमें यहाँ पे हाईलाइट करना चाहिए कि अभी हम्म फाउंडेशन के स्टूडेंट जैसे जो भी आए इंटर में, तो फॉर द फर्स्ट टाइम हम्म वो लोग अपीयर करेंगे और राइटिंग मतलब इन रिटन एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे राइटिंग का बहुत एसेंशियल रोल होता है कि आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर बिल्कुल मान लो कि आपने ऑल्दो आपको सब चीज आता है बट आप अपने आंसर को ही प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे रिवीजन के टाइम पे क्या ऐसा कुछ शॉर्टकट टेक्निक है इन द वे कि हम लोग जब रिवाइज कर रहे हैं तो सिर्फ कीवर्ड्स को लिख करके आप एक बार रिवाइज करो, और जस्ट एग्जाम से पहले जो दो रिवीजन्स होते हैं उस टाइम पे आप फुल आंसर्स लिखो, या पहले ही आप फुल आंसर्स लिखो एंड टुवर्ड्स द एंड जो होता है आप कीवर्ड्स लिख करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो राइटिंग का। और क्या क्या मतलब वे से वो लोग अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग का हिंदी मीडियम से है, बहुत लोग या बहुत लोग हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम से उनका इंग्लिश अच्छा बट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए क्या चीज आप बताना चाहेंगे सौरभ? बिल्कुल, जैसा आपने बोला हम देख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम फाउंडेशन सेंटर में आ रहे हैं, हम जैसे जैसे क्लासेस कर रहे हैं उसके साथ तो प्रैक्टिस होता है, हमारे टीचर्स करवाते हैं, जो भी रेस्पेक्टिव टीचर्स होंगे वो करवाते हैं, नो डाउट। बट जब हम फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं, तो हमें ऐसा देखना चाहिए कि हमें पहले तो क्वेश्चंस कैसा है और उसका आंसर कैसा डिमांड करती है इंस्टीट्यूट, भगवान है वो। अगर केस स्टडी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि केस स्टडी को 3 पार्ट में लिखना है हमें, हम्म। प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। अब प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, आपने प्रोविजन को याद किया है, बट फैक्ट आपको खुद से बना के लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन का हेल्प लेते हैं हम लोग, बट फिर भी वो क्वेश्चन तो नहीं छापेंगे ना, हमें खुद से बना के लिखना पड़ेगा। एंड कंक्लूजन हमारा एक दो पॉइंट लाइन का ही होता है। तो मेन हमारा फोकस होना चाहिए फैक्ट्स पर। अब उसको लिखने के लिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, इसमें कोई कीवर्ड हमारा यूज नहीं होगा। प्रोविजन आप याद करोगे बट कीवर्ड्स तो आपका यूज नहीं होगा ना, फैक्ट लिखना पड़ेगा आपको। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस आंसर पे, लाइक उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, केस स्टडी नहीं है, नॉर्मल हमें याद करके लिखना है। हमारा इंस्टीट्यूट आप जब भी देखोगे तो वैसे क्वेश्चन का आंसर वो डिमांड करता है पॉइंटर वाइज में, कि लाइक हमने तो पढ़ा, पूरा थ्योरी पढ़ा हमने, बट उसका आंसर कैसे पॉइंट में लिखे। अब पॉइंटर कैसे निकालना है हमें पहले तो वो पता होना चाहिए। तो आपको, आप जितना रिवाइज करोगे उसमें से आपको पता चलेगा, अच्छा ये पॉइंट में मैं एक कर सकता हूँ, इसमें एक कर सकता हूँ, इसमें एक कर सकता हूँ। और हमारे बुक में भी अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट के बुक में, तो चीजें पॉइंटर वाइज लिखी रहती है, उसको आप थोड़ा याद कर सकते हो, उसमें आप कोई एक कीवर्ड खोज सकते हो जिससे आपको पूरा वो लाइन याद हो रहा है। उस एग्जैक्टली। कीवर्ड का, आप उस कीवर्ड को रिवाइज करो। उस कीवर्ड को आप याद करने का टेक्निक कैसे रख सकते हो, आप एक्रोनिम बनाओ उसका, कि लाइक मैंने मान लो 10 पॉइंट है, 10 पॉइंटर में से मैंने हर एक पॉइंट का एक कीवर्ड वर्ड उठा लिया, जिससे कि मेरे को वो लाइन याद हो रहा है। उसका पहला लेटर से मैंने सबका बना लिया एक्रोनिम, मैंने उसको रिवाइज करने का ट्राई किया, और फिर उससे देखा क्या मेरे को पूरे के पूरे 10 पॉइंटर याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने एक्रोनिम बना तो लिया कुछ भी करके, याद ही नहीं आ रहे पॉइंट्स, तो क्या फायदा हो गया उस एक्रोनिम बनाने का।
तो ऐसा आप याद कर सकते हो, थ्योरी ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब जब सेकंड बार रिवाइज करो तो आप एक्रोनीम को ही रिवाइज करो, उसी को रिकॉल करो, उसी से लिखने का ट्राई कर हाँ, रहे हो। राइटिंग प्रैक्टिस हर जगह करना, पर फर्स्ट रिवीजन बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा, ये बात आप हमेशा याद रखो। आई थिंक हमने मतलब पूरे ही एस्पेक्ट से ये फर्स्ट रिवीजन के पॉइंट को डिस्कस किया है, ताकि बाकी जो रिवीजन है, क्योंकि फर्स्ट पे ही आपका बेस बिल्ट होता है कि आप किस तरह से अपने आप को रिवाइज करके अपने माइंड को किस तरह से बिल्डअप किए हो एग्जाम के लिए। और फर्स्ट रिवीजन जितना अच्छा हो, उस पे उससे आप मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका आने वाला जो एग्जाम है वो किस तरह से जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एंड में बिल्कुल। आप पूरा का पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो वेरी वेल एक्सप्लेन सौरभ, मतलब उसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर अप हो गए। हमने थ्योरी का तो बात किया, एक बार हम हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। बच्चे के लिए प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं। डन। क्योंकि कई बच्चे गलतियां ये करते हैं, जैसे अगर आज मान लो हमने कॉस्टिंग को उठा के हमने बोला कि मार्जिनल अकाउंटिंग का, आई मीन मार्जिनल कॉस्टिंग का हमें रिवीजन करना है, तो यस। वो क्या करते हैं, जितना नोट्स दिया हुआ है उसी को पहले पढ़ने में उन्होंने उन्होंने 1 घंटा लगा दिया। चलो हाँ। ठीक है, आप पहला बार रिवाइज करो, आप लगाओगे टाइम, नो डाउट। बट दूसरी बार तीसरी बार रिवाइज करने के लिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप 1 घंटा का अगर उसको पढ़ रहे हो, तो आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है, 1 घंटे में आप अगर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते, तो आपने वो टाइम फेल किया, अपना लूज किया वो टाइम। तो आप करेक्ट। फर्स्ट रिवीजन में ऐसे पढ़ो, उस जो भी थ्योरेटिकल चीजें लिखी हुई है उसके बारे में ऐसे पढ़ो, ऐसे फॉर्मूला को रिवाइज करो कि लाइक आप जो है ना सेकंड रिवीजन में आपको उसको उतना देखने का टाइम ना मिले, आई मीन नीड ना पड़े कि 1 घंटा वेस्ट करना, नहीं, 10 मिनट बस देख लिया, हो गया। से कुछ कुछ चीजें फॉर्मूला बेस्ड होती है, मैंने फॉर्मूला को लिख लिया एक जगह, प्रॉपर फॉर्मूला को एक पेज में मैंने नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन कर। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला को हर बार जब सेकंड बार रिवाइज करेंगे, उस फॉर्मूला को बस एक बार रीड करेंगे, ठीक है। और जो पॉइंट्स में प्रॉब्लम आया था कि लाइक एक होते हैं एडजस्टमेंट जो हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैंने उसको भी नोट डाउन वहाँ पे कर लिया मेन। मैं बस उसको रीड करूंगा, सेकंड बार जब रिवाइज करने जाओ, उसको 5 मिनट का टाइम लेके पढ़ लो एक दो बार, और क्वेश्चन पे कूद जाओ। अगर हो सकता है क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई एक फॉर्मूला क्लिक ना करे, फिर से देखेंगे पेपर को, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। जितना यस। बार आंखों के सामने आएगा, हमारी जो सेंसस उसको 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 देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतनी बार वो दिमाग में हमारे जाएगा, और जब हम एग्जाम में बैठेंगे ना, ऑटोमेटिकली वो बाहर आएगा। तो आप पहले बार रिवाइज कर रहे हो तो आप करो उसको अच्छे से, बिल्कुल करो, आप बिल्कुल हर एक पॉइंट्स, हर एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ो। दूसरी बार रिवाइज करने के टाइम आपको उतना ना पढ़ना पड़े, ये भी ध्यान रखना, जिससे कि थर्ड टाइम आपको रिवाइज उतना करना ही नहीं पड़े। और हाँ, जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हो, तो ऑलवेज ट्राई टू मार्क द क्वेश्चन जो आपको तकलीफ दिया है फर्स्ट रिवीजन में, जिसमें प्रॉब्लम्स हुए हैं आपको। आप क्योंकि सेकंड रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो लिखकर, बट सेकंड एंड थर्ड में आपको उतना नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल टू डू। सो आप वैसे ही करो कि मार्क कर लिया। अब ऐसे हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस इजी हैं उसमें एक दो पॉइंट ऐसा है जो आपको तकलीफ दिया, आपने बस उसको मार्क कर लेना है, बस पॉइंट। सेकंड बार मैंने उसको पढ़ लिया, वो उसमें क्या करना है देख लिया, बात खत्म। ऐसे कर सकते हो। और हर एक चैप्टर में एक ऐसा मास्टर क्वेश्चन खोजने का ट्राई करो जो मैक्सिमम एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर को कवर कर लेता है। उस क्वेश्चन को आप हर एक रिवीजन में और इवन एग्जाम के पहले भी उसको देख के जाओ, ये आपके लिए परफेक्ट। बहुत बेटर कर सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट इंटर, दिपिन, आई गेस। यस यस यस, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड हाँ, अगर कोई अभी आई डोंट थिंक कि इंटर में कोई, बट स्टिल हम कंसीडर कर लेते कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वो इंटर दे रहा है, देन उसके पास टाइम कांस्टेंट भी होगा। रिवीजन ऑल्दो प्रोसेस इज सेम, तो उनके लिए कुछ अलग तरीका हो सकता है कि कम टाइम में वो फुल रिवीजन कर पाए। एंड मतलब उनके लिए क्या अप्रोच कुछ चेंज होगा? नहीं नहीं, उनके लिए भी अप्रोच सेम होगा, बस ये कि उनके लिए थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा मैटर कर जाएगा कि आप डिसिप्लिन में रहो। क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हो, 8 आवर 10 आवर का वर्किंग में जाएगा, तो आपके पास दिन का 10 घंटे तो पढ़ने को नहीं बचे, क्योंकि नहीं बॉडी को भी बचे। रेस्ट चाहिए होगा। तो आप जो है, आप देखो कि आप थोड़ा ये देख सकते हो कौन से चैप्टर से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले उस पे काम कर लो। जैसे में हमें पता है कि कॉस्टिंग में हमारा ओवरहेड वगैरह आना ही आना है, हर बार आता है 7 मार्क्स का, मार्जिन हर बार 14 मार्क्स का आता ही आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता ही आता है। तो हमने पहले जो वैसे चैप्टर्स हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, पहले मैंने उस पर काम किया, क्योंकि आप दिन में 4 से 5 घंटे मैक्सिमम निकाल पाओगे, इवन मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 6 आवर फॉर स्टडी हम्म। पर्पस। तो 6 आवर में कौन से चीज़ों को करना है, आप सब्जेक्ट वाइज सेम रखो, कुछ चेंज मत करो, बट हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले उस पर मैंने फोकस किया
कि लाइक अगर अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग में हमें पता है कि फाइनेंशियल अकाउंट से पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता ही आता है क्वेश्चन। हमें पता है कि लाइक एक क्वेश्चन तो सिंगल एंट्री का आना ही आना है, पार्टनरशिप का आना ही आना है, तो ये सब मैंने किया। और हम्म। वैसे चैप्टर जिसके क्वेश्चंस नहीं ना के बराबर आते हैं, मैं उस पर टाइम वेस्ट अपना ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल। सिंस कि मेरे को पता है मेरे को एग्जाम निकालना मोटिव है। और पेपर 128 मार्क्स का आता है, वी ऑल नो, तो 2 मार्क्स तो हमारे 2 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं छोड़ने को ही, तो आप वैसे ही प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से उनके लिए होना चाहिए। Done, done. Now, like, we should move for like strategy for the finals. या तो फाइनल्स तो एज यू ऑल नो, हम दोनों भाई रिसेंटली फाइनल एग्जाम दे के आए हैं। सो फाइनल्स, हाँ, अभी एग्जाम आया है रिजल्ट आया, आप लोग नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। आपने ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेप पार करके आप आए हुए हो यहाँ पर। फाइनल देना इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, कि हम कम से कम फाइनल एग्जाम दे पा रहे हैं। Exactly. इंटर में अटके रहने से अच्छा तो फाइनल में आना है। ठीक है, हमें पता है ये चीज। Yeah. अब यहाँ पर हमें ये भी पता है सिलेबस बहुत वास्ट है। आप देखो एस एफ एम, एस सी एम, हमारा इवन डी टी, कितना बड़ा पेपर है, कितना बड़ा सिलेबस है, उसको आपने मैनेज किया, आपने एग्जाम अपीयर किया, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो इसके लिए खुद पे क्लैप करो, खुद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट अब पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी क्लैप हम्म। कर सकता हूँ आपके लिए, ये देखो। चलो अब आते हैं, अब हम Yes. लोग आते हैं कि अब तो मेरे, बट हमारा जो टारगेट है सीएमए हमारे प्रेफिक्स में लाना, हमारे नाम के आगे सीएमए लाना, सीएमए, वो कैसे आएगा, सीएमए कैसे आएगा? ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम निकालना पड़ेगा। अब हो सकता है ना कि आपने क्या किया हो, आप एक ग्रुप के लिए गए हो, जैसे बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि इंटर निकाल के वो एक ग्रुप के लिए पहले जाते हैं, एंड उसके बाद वो क्या करते हैं कि लाइक उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ए ग्रुप का एग्जाम दिया, अब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दिए होंगे कोई बच्चे, कोई, और किसी ने नहीं किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए ईजी है कि आपने वो सेम ग्रुप का आपने एग्जाम दिया था, अब आप या तो आर्टिकलशिप करने के बाद बोथ के लिए जाओ, या फिर से एक अपीयर करो, फिर से आप आर्टिकलशिप करो, देन आप इसके लिए जाओ। बट अगर मेरी मानो तो आपने अगर एक बार देख लिया है चीजें क्या है, तो आप आर्टिकलशिप को पूरा करो, 15 मंथ जो भी है, उसके बाद बोथ के लिए जाओ, बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए। बट अगर आपका फिर भी मन है कि नहीं पहले मैं सिंगल ही दूंगा, तो सेम आप इस मंथ को, 3 मंथ को इतने अच्छे से यूटिलाइज करो, उतना अच्छा है। जैसे मैं, हमें पता है जैसे अगर आप ग्रुप 3 दे रहे हो, मेन बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप 3 देते हैं पहले, आई मीन ग्रुप 4 देते हैं, सॉरी। तो ग्रुप 4 देते हैं तो हमें पता है कि उसमें 4 चैप्टर, 4 सब्जेक्ट आते हैं, कॉस्ट ऑडिट, एसपीएमबीवी, हमारे आईडीटी, और हमारे सीएफआर। उसमें मेन हमारा सीएफआर है, जो कि थोड़ा ज़्यादा वॉस्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो हमारा फोकस कैसे होना चाहिए, हम रिवीजन स्ट्रेटजी सेम करेंगे। हमने 90 दिन हमारे पास बचते हैं, तो उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट्स में, कि इतने रिवीजन करने हैं, 3 करने हैं, 4 करने हैं, कितने करने हैं, बट मैक्स 3 करो, हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ा है, ये पढ़ा हुआ है। उसके बाद आप पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा पेपर था जो आपका वीक हुआ, जिसके कारण आप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होगा कि चारों अच्छा ना होगा, आपका 2 तो अच्छे पक्का होंगे, मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि आप इंटर दे के आ रहे हो। देख। बट आप, बिल्कुल आप देखो कि कौन सा अच्छा नहीं था। मान लेता हूँ मैं सीएफआर एक बार को आपका अच्छा नहीं था, तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा आपका ध्यान इस बार सीएफआर में ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने स्टार्ट से ही सीएफआर से स्टार्ट कर दिया अभी। अब सीएफआर भी स्टार्ट किया हमने, लेट्स से, उसके साथ एक और क्या रखें, तो सीएफआर हमें पता है सिंस फुल प्रैक्टिकल हो जाता है, थोड़े थ्योरीज हैं उसमें बट मेनली प्रैक्टिकल ही आता है। तो उसके साथ हमने क्या किया, आईआईडीटी को रख दिया, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीजें चलती है थोड़ी उसमें, काफी चलती है। हम्म। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कॉस्ट ऑडिट और इस पे भी साथ में रखा। ठीक है, आप रख लिए, या ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको मन है तो आप सीएफआर और कॉस्ट ऑडिट और आईआईटी और एसपीएम भी रख सकते हो, इट्स ऑल अपॉन यू। मतलब बट उनके आपका प्रेफरेंस जो, के हिसाब से रख सकते हैं। बिल्कुल, बट आपका जो पेपर वीक है ना, उसको दो, फोकस करो उस पर, आप पहले से उस पर ध्यान दो, और उस पे आज से काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, आपने ये करना स्टार्ट किया, उसके बाद आप सिंपल 2 रिवीजन 3 रिवीजन जो भी करना है, उसमें डेट को अभी से डिवाइड करो। और पहला मेन, कि आपने, चलो मैंने बोला तो कि 15 डेज को मैंने को सीएफआर और कॉस्ट ऑडिट पढ़ना है, लेकिन उस 15 डेज में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से दिन में कौन सा चैप्टर को मेरे को उठाना है। क्योंकि आप
हर दिन एक चैप्टर उठाओगे ऐसा नहीं हो सकता हमारे में, क्योंकि बहुत 30+ चैप्टर होते हैं हमारे एक एक पेपर में। ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको पहले से सब कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने सीएफआर का बोला, इंडेक्स हमें पढ़ना है आज, तो इंडेक्स मैंने अभी से डिसाइड किया कि जो भी एसिड बेस का इंडेक्स है, लाइक इंडेक्स 16, 38, 36 और सो ऑन 23, 21, मैंने एक दिन में सबको खत्म करना का ट्राई किया। अब कैसे करना है? रिवाइज करना है, क्वेश्चंस देखना है, प्रैक्टिस करना है, सेम मेथड। कुछ भी यहाँ पे हमारा न्यूरोसाइंस नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अपने थ्योरी करना है, कैसे करोगे? सेम मेथड, रिवाइज किया, लिख के देखा। केस स्टडी आ रहा है तो उसको लिख के देखा मैंने। कितना बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपके लिए। ये हुआ एक ग्रुप जिसने दिया। अब अगर आप बोथ देने वाले हो, मान लो आर्टिकल सिर्फ के बाद अगर आपने सोच लिया, तो उस टाइम के लिए तो आप प्रिपेयर हो जाओगे। क्लासेस करना अच्छे से, सिलेबस कम से कम जितना हो सके उतना जल्दी पूरा करना, और एग्जाम के 6 मंथ पहले सिलेबस करने का बिल्कुल ट्राई करना, जिससे आप बोथ अपीयर कर पाओ। अब हम लोग आते हैं विपिन, हमें लगता है हम उन बच्चे के लिए आना चाहिए जो बोथ अपीयर किए थे और नहीं कर पाए। बिल्कुल। हम्म। अब जो बोथ अपीयर किए, पहले तो उन्होंने बोथ दिया इतने बड़ा सिलेबस के साथ, वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बहुत कमेंडेबल बात है, क्योंकि वो बैठना 8 दिन कंटिन्यूअस ना, वो इटसेल्फ इज अ चैलेंज, क्योंकि आप पता है कि आप खुद से लड़ रहे हो अपने मेंटली और फिजिकली, मतलब होता है ना कि अपने आप को स्ट्रांग करके वहां पे पहुंच रहे हो, लिख रहे हो एग्जाम। बहुत कमेंडेबल बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमने वो चीज हम्म। झेला है, तो हमें पता है कितना हाँ। तकलीफ होता है उसमें। और इतनी बड़े सिलेबस के साथ बैठना ना, एक और सा अलग सा मेंटल प्रेशर हमारे साथ होता है। बट अगर आपने बोथ अपीयर किया, बट अब नहीं हो पाया, फिर से देना है आपको बोथ, हम्म। क्योंकि आप बोथ दिए हो मतलब कि आपने आर्टिकल से पूरा कर रखा होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं ना कि जो आर्टिकल से कर बोथ का एग्जाम दिए हों और फिर से अपने ट्रेनिंग पे चले गए हों, अपने फॉर्म या फिर कंपनी वट। तो उनके लिए क्या करना है? आपको पहले डिसाइड करना है कि कंपनी के साथ आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और बस आप एग्रीगेट में रहे हो यार, या 3-4 मार्क्स से रह गए हो, देन इट्स ओके, देन कोई दिक्कत नहीं मैनेजेबल है। है, कर सकते आप हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है, आप रिवाइज कर रखे हो, आपने काम कर रखा है उस सेम चीज पर प्रैक्टिकली, तो आप उसको बस थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करोगे। जो क्वेश्चंस टफ थे आपके, मार्क किए हुए पहले से होंगे, फिर से करो उस क्वेश्चन को, फिर से एग्जाम पेपर को सॉल्व करो, आराम से हो जाएगा। बट अगर आपने अब छोड़ दिया है काम को, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, 3 मंथ बचते हैं। उस 3 मंथ में इस टाइप से रिवाइज करो जो टफ पेपर आपके लिए था। लेट से बहुत बच्चों के लिए होता है, एसएफएम टफ होता है बहुत बच्चे के लिए, यस। उसको रिवाइज करो। और उसमें देखोगे कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप छोड़ के गए थे, जिनका क्वेश्चन आया और आप नहीं कर पाए। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं एसएफएम में, खास करके फॉरेक्स डेरिवेटिव, एज यू नो दिपिन, हमारे टाइम पे भी इसे छोड़ बहुत के ही टफ जाते। बोला जाता था दोनों चैप्टर को। हाँ हाँ। बिल्कुल। और अगर आप छोड़ के गए हो तो उसको करो, अच्छे से करके जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बोलता हूँ, मैं पर्सनली बोलता हूँ, बहुत ईजी है। अगर कोई बोल रहा है टफ है, बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। आप अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के करोगे, हो जाएगा। हम जब तक कुछ चीजें नहीं करते ना, तब तक हमें वो हार्ड लगता है, बट एक बार करने के बाद एवरीथिंग लुक्स इजी। तो अगर हम लोग नहीं करके जा रहे, तो वहीं पे हम अपने आप को मतलब एक स्टेप डाउन रख दे रहे हैं, इन प्लेस इन कंपैरिजन टू द पीपल जो कि वो करके गए होंगे, क्योंकि उन्हें पता है। एटलीस्ट उस सिनेरियो में आपको ये हेल्प कर देगा कि यू नो। तो आप अगर कोई क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ द, मतलब होता है ना कि कभी कभी कुछ सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से पूछा गया है, कैसे आंसर करना है। उस सिचुएशन में ये बहुत हेल्प करता है कि आपने सारा इंटायर सिलेबस पढ़ा है, तो क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा आपने पहले से ही माइंडसेट बना के गया था कि मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, उसमें से कोई एक क्वेश्चन अगर वैसा आ गया, तो अल्टरनेटिवली आप कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये एसएफएम में लाइक वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय सौरभ कि वो होता है, हम लोग फॉरेक्स और वो पहले से ही छोड़ के आते हैं, और अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ गया और वैसा क्वेश्चन आया इन द रेस्ट अदर क्वेश्चंस, तो हमारा ऑलरेडी 20 टू 40 मार्क्स तो ऐसे ही हम छोड़ रहे हैं। तो बचा हुआ पेपर में फिर आप क्या ही लिखोगे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो हमारे एंड से तो ये मतलब सिलेबस 100% कंप्लीट होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है वो इन गिविंग 8 पेपर्स ऑल टुगेदर, या 4 पेपर्स भी दो आप, क्योंकि आपको एग्जाम्शंस लाने में भी वही हेल्प करता है। आप अनटिल अनलेस पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट एग्जाम्शन। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला। और एक मैं बोलता हूँ, सब लोग बात करते हैं रैंकर के स्ट्रेटजी या माइंडसेट का, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट एग्जैक्टली। आपका एक पर्सनल माइंडसेट होना चाहिए। जैसे मेरा एक माइंडसेट था
कि जैसे जो पेपर बाकियों के लिए टफ है, जो मार्केट में चल रहा है कि बहुत टफ पेपर है, मेरे लिए बाकी इजी पेपर टफ हो जाए चलेगा, जो टफ है उसको मैं इजी करके रहूंगा। ये एक माइंडसेट होता है, ये रखो, ये बहुत फायदा करेगा। लाइक अगर आप देखो तो लॉ बहुत लोग बोलते हैं इजी होता है, मेरा सबसे टफ पेपर है वो मेरे लिए, नो डाउट, इंटर हो या फाइनल हो, मेरे लिए बहुत टफ है वो। दैट इज बट व्हाट बाकी मेक्स द पेपर डिफरेंस। इसी के लिए आप AIR 6 ला पाए। आई कंसीडर कि मतलब कुछ तो डिफरेंस रहता है, एंड द डिफरेंस लाइज इन द अप्रोच। और वो अप्रोच चेंज करने से हमारा रिजल्ट, हमारा माइंडसेट, हमारा सब चीज चेंज हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पीपल्स वाचिंग आउट दिस, कि उनको मतलब एक रैंकर्स अप्रोच के साथ साथ एवरेज स्टूडेंट भी अपने आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करके वो रिजल्ट अचीव कर पाएगा अल्टीमेटली। लाइक अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो कि लाइक यू आर एवरेज स्टूडेंट, तो एक बार को मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एवरेज था। क्लास 10th में मेरे 60% है, ओनली 60। वो भी मैं बहुत ही कम पढ़ता था। तो आप अगर देखोगे वहाँ 60 से यहाँ पर आना, लाइक मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि आप कैसे किए, तो नथिंग, बस एक कंसिस्टेंसी और एक आपका एक जुनून होना चाहिए कि नहीं मेरे को एक करना है, मेरे को जो क्राउड है उससे अलग निकल जाना है। अब क्राउड तो अगर देखोगे तो करीब 50,000 60,000 बच्चे एग्जाम देते हैं हर टर्म में, उसमें से मात्र 3,000 4,000 कभी 10,000 बच्चे पास हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि मेरे को क्राउड से अलग निकलना है, हटना है मेरे को वहां से, बिल्कुल। बहुत हो गया वहां पर। तो आप अब ये माइंडसेट रखो और बोलो कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा। मैं इस जून टर्म में एग्जाम ऐसा दूंगा कि एग्जाम देने के बाद मेरे को पता हो कि एग्जाम तो निकलेगा। अब ये बस देखना है कि एग्जाम कितने अच्छे से निकलता है, 220 मार्क्स से निकलता है या 320 मार्क्स से निकलता है। एग्जैक्टली। आप ये ऐसा पढ़ाई करके जाओ। तो पढ़ाई कैसे करना है? कुछ सिंपल, जैसा आप करते हो वैसे ही करो। बस अगर आपने कुछ मेन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम में उसको छोड़ा है, उसको करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छा होगा। कोई टफ नहीं है उसमें, बहुत इजी होता है। अब हम देखिए अगर एचसीएम की बात करें तो एचसीएम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन उठ के आता है हमारे पेपर में हर बार, और हम गलती क्या करते हैं, उसे बड़ा समझ के छोड़ते हैं। जबकि हमें ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 80% पार्ट हम इंटर से पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ के एग्जैक्टली। चाहे वो हमारा कॉस्ट वेरियांस हो, ओवरहेड वेरियांस हो, या फिर हमारा सेल वेरियांस हो, इवन रिकॉन्सिलिएशन हम पढ़ के आते हैं। बस थोड़ा क्वेश्चन के लेवल ऑफ टफनेस बढ़ जाता है, नो डाउट, बट पढ़ के तो हम आते हैं ना यार। तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो? आपके लिए बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत मार्क्स देता है वो, हमें ये करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं लाइक आप बोथ कैसे करोगे? कुछ नहीं करो यार, देखो सिंपल है, 3 रिवीजन में बांट दो 90 दिन को, 40 30 20। 40 में आप 20 दिन देखो, 10 10 दिन करके आप 2 सब्जेक्ट को दे दो। पहले आप क्या कर सकते हो, आप देखो आपको लॉक जो आपका वीक है, लेट्स से एसएफएम, उसको एक बार स्टार्ट तो करना है। अब वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, तो हमें उसके लिए साथ एक थ्योरी चाहिए। थ्योरी में आप डिग्री को रख सकते हो या लॉ को रख सकते हो। लॉ को रखो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा, वो थोड़ा सा है, तो उसको रख सकते हो। फिर आपने 2 बार में क्या किया, आपने एससीएम को रखा और आपने रख दिया डीटी को। उसके बाद आपने क्या किया, सीएफआर एंड कॉस्ट ऑडिट को रख दिया। फिर आपने आईडीटी और एसपीएमबी को रख दिया साथ में। ऐसे करते करते आप देख रहे हो कोई साथ में एक बड़ा पेपर आ रहा है, एक थ्योरी आ रहा है, एक प्रैक्टिकल आ रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपने आप पहले से आज ही डिसाइड करो, कल ही अब अगर आप वीडियो आज देख रहे हो तो आपको आज ही डिसाइड करना है कि उस 10 दिन में कौन सा पेयर होना चाहिए और किस दिन में किस चैप्टर किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर हमें करना है। क्योंकि चैप्टर का ये पेयर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। क्योंकि हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि आज मैंने ले लिया मार्जिनल का ट्रांसफर पैचिंग तो मैंने कल उसके साथ ले लिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसा नहीं करो। आपके पेयर ऑफ चैप्टर है वही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर मैं एसएफएम की बात करूं तो हमने पहले ले लिया इक्विटी वैल्यूएशन और बॉन्ड एग्रीन में। सेकंड हमने वहां से कनेक्टेड है पोर्टफोलियो हमारा म्यूचुअल फंड, दोनों को उठाया। फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टेड है हमारा डेरिवेटिव, मैंने उसको उठाया क्योंकि वो पोर्टफोलियो से काम करता है, हमारा फ्यूचर हो या ऑप्शन हो। फिर हमने लास्ट डे फॉरेक्स को उठाया क्योंकि फॉरेक्स कनेक्टेड कहीं से नहीं है। फिर हमारा कैपिटल बजटिंग वगैरह आता है, उससे थोड़ा कनेक्टेड होता है फॉरेक्स, तो आप उसके पहले भी उठा सकते हो फॉरेक्स को, उसके बाद भी उठा सकते हो। तो आप ये देख लो। और जो ऑप्शन का एक पार्ट है हमारा फॉरेक्स वाला, उसको आपने रख दिया इसके बाद फॉरेक्स के साथ में। तो ये से कनेक्ट आपको कनेक्टिंग खोजना पड़ेगा पॉइंट कि कौन सा चीज़ें किसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर्स को वैसे डिसाइड कर लिया। ये खोजो थोड़ा सा अपना अपना ना दिमाग लगाओ, क्योंकि देखो अदरवाइज वी विल डू वन थिंग, मतलब सौरभ हम एक काम करते हैं ना इस सेशन के बाद, मतलब एक और सेशन इन फ्यूचर हम लोग ऐसे लाते हैं जिसमें कि
व्हाट इज द बेटर वे टू हैव लाइक ये सिंक्रोनाइज करके हम बता पाए उनको कि कौन कौन या से सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, एक दो ऑप्शन दे करके उन्हें, ताकि जो पीपल जो भी इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक मतलब होता है ना कि फॉलोड पाथ को फॉलो करने का मतलब मिल जाए, क्योंकि अभी वो खुद सर्च करना इज अ टफर टास्क, मतलब हो सकता है वो आइडेंटिफाई ना कर पाए, सब लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग क्योंकि ऑलरेडी पास आउट है, वी हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स विद अस, और हर एक आदमी का अप्रोच अलग होता है। तो अगर हम कुछ दो चार ऑप्शंस ऐसे क्रिएट कर दे कि किस किस वे में आप कर सकते हैं, एंड वी कैन प्रेजेंट इट ओवर एंड शेयर इट विद द पीपल सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। चलिए, ऐसे आपने दीपेन ने बोला, तो हम ट्राई करेंगे इस मंथ के एंड तक आ जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल। पता है मार्च से स्टार्ट तो करना है पढ़ाई, तो हम ट्राई करेंगे इस मंथ के एंड तक तो आपको मिल जाएगा। और हम कमिट भी कर देते हैं, चलिए। तो बिल्कुल। इस ये चलिए आपके लिए इजी हो जाएगा, तो ऐसे करोगे आप तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना हमेशा। और तो आप तब तक क्या कर सकते हो, जो भी टफनेस आपका पार्ट था, जो भी चैप्टर आपको टफ लग रहा है, उसको एक रिवाइज करने का ट्राई करो। हम तो करेंगे, बट आप हम्म। करो। ये अपने लिए अच्छा होगा। ये हमारा बोथ के लिए हो जाता है खत्म। तो आप अगर मैंने हमने ट्राई किया कि हम कवर करें यहाँ पे इंटर, फाइनल, इवन फाउंडेशन वालों का बच्चों का कवर करें, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ पा सकते हैं, क्या रिवाइज करना है पहले, क्या नहीं करना है। हमने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया। आई थिंक डिपेंड कुछ बचा हो तो हम कर सकते हैं अभी और। नो, आई थिंक लाइक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल, मतलब जो भी हम लोग सोच सकते हैं कि अगर वर्किंग है, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स है, एक ग्रुप है, दो ग्रुप है, एंड मतलब डिफरेंट सिनेरियोज को लेते हुए हमने कवर अप किया, रिवीजन का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो इन केस इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट दे कैन कमेंट इट डाउन एंड वी विल ट्राई, इफ द आंसर इज इन अ शॉर्ट और समथिंग देन वी कैन रिप्लाई इट ओवर दैट, और इफ अ वीडियो इज नीडेड फॉर दैट हम लोग उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो वॉट एवर इज लाइक योर फीडबैक आउट ऑफ दिस, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा, आपको ये हेल्पफुल लगा, देन डू प्लीज कमेंट डाउन सो दैट वी कैन गेट that yes, the videos which we are making is helpful and people are getting benefit out of it. And before we end this session, I would like Saurav to make a announcement which he wanted to do from his side. He had like a dream of something मतलब सीएमए कम्युनिटी को कुछ अपने तरफ से वो कुछ मतलब देना चाहते हैं, तो ओवर एंड आउट टू सौरभ। बिल्कुल, जैसा आपने बोला, तो हमें पता है कुछ बच्चे, हमने जो बच्चे नहीं आ पाए उनके लिए हमने किया है, वीडियो लाया। बट जो बच्चे जो आ पाए, जो निकल लिए, बच्चे सी में बन गया, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने दोनों मिलकर एक प्लान किया है कि जो बच्चे कैंपस अपियर करना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें कैंपस फॉर्म कैसे भर सकते हैं आप, उसमें क्या देख सकते हो, कैंपस लोकेशन क्या रख सकते हो आप अपने हिसाब से। अगर आप तैयारी करो इंटरव्यू का, तो कैसे करना है आपको तैयारी, कितने सारे मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, उससे कैसे बचना है। लाइक मार्केट में बहुत चीज़ें ऐसी चल रही है जिससे बचना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम एक वीडियो लाने का सोच रहे हैं, जो कि इस मंथ के एंड तक ट्राई करेंगे हम कि आ जाए। नहीं नहीं, वी विल डू दिस वेरी रिसेंटली, क्योंकि अब हमें भी पता है कि 22 इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द फॉर्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम मतलब ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी ला पाए, क्योंकि वी बोथ आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टिल वी आर लाइक टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस जस्ट बिकॉज टू हेल्प आउट दोज हु आर नॉट लाइक मीन्स उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए हायर कोचिंग क्लासेस और वॉट। सो इन अ वे जिस तरीके से हम लोग से बन पाता है हम लोग जरूर करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली विल डू इट सून, ताकि आप 22 February बिफोर फिलिंग योर फॉर्म यू आर एबल टू डिसाइड योर कैंपस एंड यू आर एबल टू फ्रेम योर प्रोफेशनल CV in a way that is needed to get a job on the campus and off the campus both. So we'll do something together. We'll make an announcement of this officially as well. So I hope you find this video helpful, and please do subscribe to the channel, because more videos are going to come, which will be very helpful for all the stages of CMA, whether it is foundation, inter, or final. And it is a vision of Saurav itself कि वो रिलेटेड टू द स्टडीज वॉट एवर डिफिकल्टीज पीपल आर फेसिंग, मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम फेस होता है जब पढ़ने के दौरान, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, एंड whatever he has thought a lot of things. So if you support us, you will get a lot of benefit out of it. Yeah. So that's all from our side today. So thank you so much for watching this Thank you, video. Saurabh, for giving your time. And I personally feel this that we during our time lacked this type of means sessions or guiding.
मतलब हमें उस टाइम पे ये सब डायरेक्शन कोई नहीं देने वाला था। एंड दिस विल बी हेल्पिंग आउट पीपल जेन्युइनली आई थिंक, क्योंकि ये अप्रोच, रैंकर्स का अप्रोच, एवरेज स्टूडेंट, और जिस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह से कैंपस का अप्रोच होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग लाइक वी विल ट्राई टू पुट इन द चैनल। सो थैंक Yeah. यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।